3.1 परिचय। इस खंड में हम शिक्षा पर भारतीय विचारकों के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालेंगे। भारत में पश्चिमी शिक्षा के प्रति बढ़ते असंतोष के कारण यह समझना महत्वपूर्ण है कि भारतीय विचारकों ने इसकी प्रकृति, सीमा और दायरे पर ध्यान केंद्रित करते हुए शिक्षा प्रणाली की अवधारणा कैसे बनाई है। ये विचारक देशी विचारों को मूर्त रूप देते हैं, जिनसे छात्र और शिक्षक दोनों जुड़ सकते हैं। इसका उद्देश्य ऐसे व्यवहार्य विकल्पों का पता लगाना है जो समाज में परिवर्तन ला सकें, एक न्यायपूर्ण और मानवीय सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा दे सकें। 3.2 रवींद्रनाथ टैगोर 1861 से 1941। रवींद्रनाथ टैगोर का जन्म कोलकाता में एक अत्यंत धार्मिक जमींदार परिवार में हुआ था। उनके पिता देवेंद्रनाथ ईमानदार, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और मजबूत चरित्र के व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान रवींद्रनाथ पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। उस समय कुलीन परिवारों के कई बच्चों की तरह रवींद्रनाथ ने अपना अधिकांश बचपन अपने परिवार की सेवा करने वालों की देखभाल और अधिकार के तहत नौकरों के क्वार्टर में बिताया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बंगाली प्राइमर वर्ण परिचय से शुरू हुई और बाद में उन्होंने ओरिएंटल सेमिनरी और फिर नॉर्मल स्कूल में दाखिला लिया, जो अंग्रेजी स्कूलों के शिक्षण सीखने के पैटर्न का पालन करता था। अंग्रेजी दक्षता की तलाश में वह बंगाली अकादमी में शामिल हो गए, लेकिन उन्हें स्कूल का माहौल संतोषजनक नहीं लगा। कमरे नीरस थे, पूरी इमारत रहने के लिए अनुपयुक्त थी, छात्रों को प्रेरित करने के लिए किसी भी दृश्य उत्तेजना का अभाव था। नतीजतन कई छात्र नशे में खेलते थे और यहाँ तक कि नियमित रूप से उपस्थित होने वाले छात्र भी उदासी की भावना से ग्रस्त थे। टैगोर 1966। स्कूल में उनके निराशाजनक अनुभवों ने टैगोर को सार्थक शिक्षा पर अपने विचारों को मजबूत करने और संपूर्ण शैक्षणिक प्रक्रिया में क्रांति लाने के लिए प्रेरित किया। टैगोर को पश्चिमी शिक्षा प्रणाली पसंद नहीं थी, जो केवल बच्चे की बुद्धि विकसित करने के लिए किताबों से सीखने पर केंद्रित थी। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना होना चाहिए। इस प्रणाली को बच्चों को प्रकृति और जीवन से सीधे सीखने में मदद करनी चाहिए। टैगोर का मानना था कि छात्रों को सामाजिकता, करुणा और भाईचारे जैसे गुणों द्वारा निर्देशित एक सरल, अनुशासित जीवन जीना चाहिए। उनके लिए शिक्षा में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य महत्वपूर्ण थे। उन्होंने पश्चिमी शिक्षा की इस बात के लिए आलोचना की कि यह बच्चों को केवल सूचना प्राप्तकर्ता बनाता है, न कि उनकी रचनात्मकता को जागृत करता है। बच्चे परीक्षाओं के लिए जानकारी को बिना समझे ही याद कर लेते हैं। टैगोर के अनुसार केवल जानकारी देना ही पर्याप्त नहीं है। जो बात मायने रखती है वह यह है कि आपने जो सीखा है उसका उपयोग करने की क्षमता और जिज्ञासु तथा सतर्क बने रहना। टैगोर ने प्रकृति में मुक्त विचरण के माध्यम से बच्चों को स्वतंत्रता का अनुभव कराने के महत्व पर जोर दिया। इसके मूल में टैगोर के लिए शिक्षा का अर्थ अज्ञानता, जुनून और पूर्वाग्रह से मुक्ति था। उनका मानना था कि बच्चे सबसे पहले ज्ञान के मुख्य स्रोत प्रकृति से मुक्ति के बारे में सीखते हैं। टैगोर का मानना था कि सबसे अच्छा स्कूल शहरों से दूर, खेतों, पेड़ों और पौधों से घिरा होना चाहिए। इस तरह बच्चे दैनिक जीवन की परेशानियों से बचे रहते हैं। जंगल में रहना सादा जीवन और सांसारिक इच्छाओं को त्यागने से जुड़ा था। टैगोर इस विचार पर दृढ़ थे और उन्होंने भारत के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली पर काम किया। 1901 में उन्होंने शांतिनिकेतन में आश्रम स्कूल शुरू किया, जिसमें ज्ञान, मित्रता में अद्वैत और परिणामों की चिंता किए बिना कर्तव्यों का पालन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
इस स्कूल ने शिक्षा को इंद्रियों पर नियंत्रण और व्यक्तिगत जीवन के साथ जोड़ दिया। जीवन शिक्षा पर चर्चा करते समय टैगोर ने विज्ञान शिक्षण की उपेक्षा नहीं की। वह उन आविष्कारों को महत्व देते थे जिन्होंने जीवन को आसान बना दिया। हालांकि उन्होंने रचनात्मकता और गरिमा की कीमत पर धन की खोज की आलोचना की। उनका मानना था कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित नहीं करती है। टैगोर किसी विदेशी भाषा में पढ़ाने के खिलाफ थे, उन्हें यह चुनौतीपूर्ण और अवास्तविक लगता था। उन्होंने ऐसी शिक्षा का विरोध किया जो छात्रों को उनकी अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से अलग कर देती है। उन्होंने उल्लेख किया कि शिक्षा, जो वास्तविक जीवन स्थितियों की प्रासंगिकता के बिना ज्ञान प्रदान करती है, बेकार है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षकों और छात्रों को अपनी आवश्यकताओं के आधार पर सहयोगात्मक रूप से पाठ्यक्रम विकसित करना चाहिए। चर्चा ज्ञान प्रदान करने का प्राथमिक तरीका होना चाहिए। किताबें पूरक के रूप में काम करेंगी। परिचित से अपरिचित स्थितियों से सीखने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे विदेशी परिस्थितियों से पहले अपने परिवेश को समझें। उन्हें अपने दैनिक जीवन में प्राकृतिक घटनाओं से सीखने और उनके बारे में जानने के लिए प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। सालकर 1990 ने उल्लेख किया कि टैगोर जानते थे कि बच्चे जो कुछ भी देखते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं, विशेषकर बचपन में जब जिज्ञासा अधिक होती है। टैगोर सीखने को बढ़ाने और क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए विशिष्ट स्थानों पर क्षेत्रीय यात्राओं के माध्यम से इतिहास और भूगोल पढ़ाने में विश्वास करते थे। उन्होंने अपने आदर्शों के आधार पर एक स्कूल स्थापित करने के लिए बड़े पैमाने पर यात्रा की और अंततः शांतिनिकेतन में बस गए, जहां उन्होंने केवल 5 छात्रों के साथ ब्रह्मचर्य आश्रम शुरू किया। शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। टैगोर स्वयं अंग्रेजी पढ़ाते थे और शाम को भारतीय इतिहास की कहानियां सुनाते थे। स्कूली शिक्षा की नींव रखने के बाद टैगोर ने अपना ध्यान उच्च शिक्षा की ओर लगाया और विश्व भारती की स्थापना की। बॉक्स 3.1 में टैगोर ने शिक्षा और लोगों के जीवन के बीच संबंध पर जोर देते हुए विश्व भारती पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने क्लर्क, वकील, डॉक्टर, मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मी जैसे पेशेवर पैदा करने के लिए आधुनिक शिक्षा की आलोचना की, लेकिन किसानों, तेल पीसने वालों और कुम्हारों की शिक्षा की उपेक्षा की। टैगोर ने एक वास्तविक भारतीय विश्वविद्यालय की कल्पना की थी जो आसपास के गांवों से भारत के अर्थशास्त्र, कृषि, स्वास्थ्य और चिकित्सा के ज्ञान को एकीकृत करेगा। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि विश्वविद्यालय को आधुनिक तरीकों का उपयोग करके कृषि, डेयरी और बुनाई में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए। टैगोर ने इस कल्पित संस्था का नाम विश्व भारती रखा। टैगोर 1963 जहाँ 1997 में उद्धृत 610। उनका मानना था कि शिक्षा का मुख्य काम ज्ञान का निर्माण, संग्रह, विकास और युवा पीढ़ी के साथ साझा करना है। विश्व भारती में 2 स्वतंत्र संस्थान अस्तित्व में हैं: कला भवन, ललित कला का विद्यालय, और संगीत भवन, संगीत और नृत्य का विद्यालय। भले ही टैगोर अब जीवित नहीं है, लेकिन उनके शैक्षिक सिद्धांत और उनके द्वारा स्थापित संस्थान आज भी लोगों के ज़ेहन में हैं। बॉक्स 3.2 रवींद्रनाथ टैगोर की प्रमुख कृतियाँ। मेरी यादें, 1917 लंदन, मैकमिलन। राष्ट्रवाद, 1917 लंदन, मैकमिलन। आश्रम रूप शून्य विकास, आश्रम विद्यालय का स्वरूप, 1941 शांतिनिकेतन, विश्व भारती। शिक्षा, शिक्षा पर निबंधों का संग्रह, 1990 शांतिनिकेतन, विश्व भारती।
3.3 मोहनदास करमचंद गांधी 1869 से 1948। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर, काठियावाड़ में हुआ था। उनके पिता और दादा काठियावाड़ में मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वह कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए। भारत लौटकर उन्होंने मुंबई और राजकोट में कानून का अभ्यास किया, लेकिन सीमित सफलता का सामना करना पड़ा। एक अप्रत्याशित अवसर उन्हें दक्षिण अफ्रीका ले गया, जहां 1897 में शिक्षा में उनके प्रयोग शुरू हुए। अपने 2 बेटों और एक भतीजे के साथ दक्षिण अफ्रीका लौटने पर गांधी ने उनके लिए एक उपयुक्त स्कूल की तलाश की। यूरोपीय बच्चों के लिए स्कूलों का चयन करने के बजाय उनका मानना था कि उन स्कूलों में शिक्षा का अंग्रेजी माध्यम मूल्यवान नहीं था। अपने टॉलस्टॉय फार्म की वित्तीय बाधाओं को दूर करने के लिए गांधी ने बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी खुद ली। उन्होंने चरित्र निर्माण और आत्मनिर्भरता पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनके बीच रहना चुना। गांधी जी ने बच्चों को उनके मार्गदर्शन में खाना पकाने से लेकर सफाई तक सभी कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। शारीरिक प्रशिक्षण के अलावा वह छात्रों के आध्यात्मिक प्रशिक्षण में भी लगे रहे। गांधी जी 1914 में भारत लौट आए, जहां उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और देश के शैक्षिक पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। औपनिवेशिक शासन ने शिक्षा प्रणाली में पारंपरिक मूल्यों को नष्ट कर दिया था, क्योंकि लोगों को पश्चिमी शिक्षा प्रदान की जा रही थी, जिससे उन्हें ब्रिटिश सरकारी तंत्र में छोटे पदों के लिए तैयार किया जा रहा था। इस शिक्षित वर्ग ने अपनी गरिमा की कीमत पर उपनिवेशवादियों के आकर्षक प्रस्तावों को आसानी से स्वीकार कर लिया। गांधी जी ने औपनिवेशिक शिक्षा को उखाड़ फेंकने और एक ऐसा विकल्प पेश करने के लिए लगातार प्रयास किए, जिससे लोग जुड़ सके और उन्हें उपयोगी पा सके। बॉक्स 3.3 वैकल्पिक शिक्षाशास्त्र पर गांधी। इसके विपरीत उस बच्चे पर विचार करें जिसकी शिक्षा प्रारंभ से ही हृदय पर केंद्रित होती है। कल्पना कीजिए कि बच्चा कताई, बढ़ीगिरी या कृषि जैसी व्यावहारिक और उपयोगी गतिविधि में संलग्न है। इस प्रक्रिया में बच्चा अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों के पीछे के सिद्धांत के बारे में गहन ज्ञान प्राप्त करता है और उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों से अच्छी तरह परिचित हो जाता है। यह दृष्टिकोण न केवल स्वस्थ शरीर के विकास को बढ़ावा देता है, बल्कि एक मजबूत और व्यावहारिक बुद्धि भी विकसित करता है। बुद्धि अकादमिक शिक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दैनिक अनुभवों के माध्यम से मजबूती से स्थापित और परीक्षण की जाती है। बौद्धिक शिक्षा में बच्चे के चुने हुए व्यवसाय से संबंधित गणित और विज्ञान सीखना, उनके क्षेत्र में बुद्धिमान और कुशल अभ्यास को सक्षम करना शामिल है। यदि हम अवकाश के लिए साहित्य को भी शामिल कर ले तो यह एक सर्वांगीण शिक्षा को पूरा करता है। इस समग्र दृष्टिकोण में बुद्धि, शरीर और आत्मा सभी एक साथ बढ़ते और परिपक्व होते हैं, जिससे एक प्राकृतिक और सामंजस्यपूर्ण संपूर्णता बनती है। फैग 2002-9 से संदर्भित। गांधी जी पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करने के बाद लोगों द्वारा अपने पारंपरिक व्यवसाय छोड़ने की बढ़ती प्रवृत्ति से चिंतित थे। मोची, बढ़ी, लोहार, राजमिस्त्री और दर्जी जैसे व्यवसायों की उपेक्षा की जा रही थी। इसके बजाय लोग कार्यालय क्लर्क बनने में गर्व महसूस कर रहे थे। इसे संबोधित करने के लिए गांधी ने नई तालीम या बुनियादी शिक्षा की शुरुआत की। यह दृष्टिकोण स्कूली पाठ्यक्रम में व्यावहारिक हस्तशिल्प को शामिल करने, इन शिल्पों में कुशल लोगों को सम्मान और सम्मान देने पर केंद्रित था। यह भारत के शैक्षिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव था, जिसने मौजूदा सामाजिक पदानुक्रम को चुनौती दी, जहां उत्पादक हस्तशिल्प निम्न जाति समूहों से जुड़े थे।
परंपरागत रूप से कताई, बुनाई, चमड़े का काम, मिट्टी के बर्तन, धातु का काम, टोकरी बनाना और जिल्दसाजी जैसे शिल्पों के ज्ञान पर विशिष्ट निचली जाति समूहों का एकाधिकार था, जिन्हें अक्सर अछूत माना जाता था। भारत की स्वदेशी शिक्षा परंपरा और औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली दोनों ही उच्च जातियों के वर्चस्व वाले कौशल और ज्ञान, विशेषकर साक्षरता के पक्षधर थे। गांधी जी के प्रस्ताव का उद्देश्य इस शिक्षा प्रणाली को पलट देना था। कुमार 1997-508 के अनुसार बुनियादी शिक्षा ने समाज के सबसे निचले तबके के बच्चों को बढ़ावा देकर शिक्षा के प्रति सामाजिक धारणा को बदलने का प्रयास किया। गांधी जी आत्मनिर्भर स्कूल बनाने में विश्वास करते थे, जिससे सबसे गरीब लोग भी खुद को शिक्षित कर सकें। यह आत्मनिर्भरता राज्य के हस्तक्षेप को रोकने के लिए महत्वपूर्ण थी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्कूल अपने संसाधन उत्पन्न कर सकें। इसके अलावा गांधी ने पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप नौकरशाही के दबाव का विरोध करते हुए शिक्षकों की स्वायत्तता के लिए तर्क दिया। उनका मानना था कि एक आत्मनिर्भर शिक्षा प्रणाली राज्य की सनक के आगे नहीं झुकेगी और शिक्षकों को नौकरशाही मांगों पर सार्थक शिक्षा को प्राथमिकता देने के लिए सशक्त बनाएगी। सीखना केवल पाठ्यपुस्तक की सामग्री को याद करने के बारे में नहीं था। गांधी के अनुसार भारत जैसे देश में, जहां 80% से अधिक आबादी कृषि पर और लगभग 10% उद्योगों पर निर्भर है, शिक्षा को साक्षरता तक सीमित करना सही दृष्टिकोण नहीं था। वह लड़कों और लड़कियों को शारीरिक श्रम की सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करने, उनकी बुद्धि को उत्तेजित करने के लिए बढ़ईगीरी और कताई जैसी गतिविधियों का उपयोग करने में विश्वास करते थे। अंतर्निहित तंत्र जैसे चरखे की कार्यप्रणाली, कपास का इतिहास और सूत की ताकत निर्धारित करने की विधि को समझाकर एक बच्चे की बुद्धि को तेज किया जा सकता है। गांधी ने शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा का उपयोग करने की वकालत करते हुए तर्क दिया कि अंग्रेजी ने उच्च शिक्षित और कई अशिक्षितों के बीच विभाजन पैदा किया है। उनका मानना था कि जब बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है, तो समझ जल्दी और बेहतर होती है। गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से अंग्रेजी हटाने से बच्चे 11 के बजाय 7 साल में पूरा पाठ्यक्रम पूरा कर सकेंगे। चिंतन और कार्रवाई 3.1 शिक्षा पर गांधी और टैगोर के विचारों की तुलना करें और अंतर बताएं। शीर्षक: गांधी और टैगोर के शैक्षिक दर्शन का तुलनात्मक विश्लेषण। शब्द संख्या 1047। परिचय: भारतीय दर्शन और शिक्षा के क्षेत्र में महात्मा गांधी और रवींद्रनाथ टैगोर का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। दोनों दिग्गजों ने भारत के बौद्धिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में, विशेषकर शिक्षा के संदर्भ में, अमिट योगदान दिया है। इस प्रतिबिंब का उद्देश्य शिक्षा पर इन दो दूरदर्शी लोगों के विचारों की तुलना और विरोधाभास करना है, उन अंतर्निहित दर्शन की खोज करना है जिन्होंने उनके शैक्षिक सिद्धांतों को आकार दिया है। गांधी जी का शैक्षिक दर्शन। महात्मा गांधी, जिन्हें अक्सर राष्ट्रपिता कहा जाता है, न केवल एक राजनीतिक नेता थे बल्कि एक गहन शैक्षिक विचारक भी थे। गांधी जी के शैक्षिक दर्शन के केंद्र में नई तालीम या बुनियादी शिक्षा का विचार था। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सादगी, आत्मनिर्भरता और नैतिक अखंडता के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। वह समग्र विकास में विश्वास करते थे जिसमें व्यक्ति के शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक आयाम शामिल थे। गांधी जी ने तथ्यों को रटने के बजाय व्यावहारिक गतिविधियों और अनुभवों के माध्यम से सीखने पर जोर दिया। उन्होंने एक ऐसे पाठ्यक्रम की वकालत की जो उत्पादक कार्य, शारीरिक श्रम और अकादमिक शिक्षा को एकीकृत करता हो।
उनका मानना था कि इससे श्रम की गरिमा की भावना पैदा होगी और बौद्धिक और शारीरिक काम के बीच की खाई को पाट दिया जाएगा, जिससे एक अधिक सामंजस्यपूर्ण समाज को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा गांधी का शिक्षा दर्शन उनके सर्वोदय या सभी के कल्याण के दृष्टिकोण से निकटता से जुड़ा हुआ था। उन्होंने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य रखा जो व्यक्तियों को समाज की भलाई में योगदान करने, सामाजिक जिम्मेदारी और न्याय की भावना को बढ़ावा देने के लिए सशक्त बनाए। टैगोर का शैक्षिक दर्शन। बहुज्ञ और साहित्य में पहले गैर यूरोपीय नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर के पास शिक्षा के प्रति एक विशिष्ट दृष्टिकोण था जो शांतिनिकेतन की स्थापना में प्रकट हुआ। टैगोर का शैक्षिक दर्शन विश्व भारती की अवधारणा में समाहित था, जिसका अनुवाद विश्वविद्यालय है। गांधी के विपरीत टैगोर ने शिक्षा में रचनात्मकता, सौंदर्य शास्त्र और कला के महत्व पर जोर दिया। उनका दृष्टिकोण अधिक उदार था और व्यक्तियों की अंतर्निहित प्रतिभाओं और क्षमताओं के पोषण पर केंद्रित था। टैगोर बौद्धिक और कलात्मक गतिविधियों के एकीकरण में विश्वास करते थे, दोनों को व्यक्ति के समग्र विकास के लिए आवश्यक मानते थे। टैगोर के दर्शन के केंद्र में यह विचार था कि शिक्षा को सीखने के प्रति प्रेम और दुनिया में सुंदरता के प्रति सराहना को बढ़ावा देना चाहिए। उनका लक्ष्य एक ऐसा वातावरण बनाना था जो पारंपरिक शिक्षा की कठोर संरचनाओं को अस्वीकार करते हुए स्वतंत्र सोच और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करे। इसके अलावा टैगोर का शैक्षिक दर्शन परस्पर जुड़ाव और एकता के सिद्धांतों से गहराई से प्रभावित था। उन्होंने शिक्षा को सांस्कृतिक और राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने, वैश्विक नागरिकता की भावना को बढ़ावा देने के साधन के रूप में देखा। तुलनात्मक विश्लेषण। हालांकि गांधी और टैगोर दोनों ने समग्र शिक्षा की वकालत की, लेकिन उनके दृष्टिकोण काफी भिन्न थे। एक उल्लेखनीय अंतर गांधी के दर्शन में शारीरिक श्रम पर जोर बनाम टैगोर के दर्शन में कला और रचनात्मकता पर जोर में निहित है। गांधी की नई तालीम ने शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में व्यावहारिक कौशल और उत्पादक कार्य के महत्व को रेखांकित किया, जिससे विभिन्न प्रकार के श्रम में लगे व्यक्तियों के बीच समानता की भावना को बढ़ावा मिला। दूसरी ओर टैगोर की विश्व भारती ने शिक्षा के सौंदर्य और रचनात्मक पहलुओं का जश्न मनाया, जिसका उद्देश्य व्यक्तित्व और कलात्मक अभिव्यक्ति की भावना का पोषण करना था। अलग-अलग दृष्टिकोण दोनों नेताओं के बीच व्यापक दार्शनिक मतभेदों को दर्शाते हैं। गांधी व्यावहारिकता में निहित थे और टैगोर मानवीय भावना के उत्सव में। इसके अतिरिक्त गांधी का सर्वोदय और सामाजिक कल्याण पर जोर उनके शैक्षिक दर्शन को सामाजिक परिवर्तन से अधिक स्पष्ट रूप से जुड़ा हुआ बताता है। गांधी जी के लिए शिक्षा एक न्यायसंगत और न्यायसंगत समाज के निर्माण का एक उपकरण थी, जिसमें व्यक्ति सामान्य भलाई में योगदान देते थे। इसके विपरीत टैगोर की वैश्विक नागरिकता और अंतर्संबंध की दृष्टि में तात्कालिक सामाजिक चिंताओं से परे अधिक महानगरीय स्वाद था। निष्कर्ष में गांधी और टैगोर के शैक्षिक दर्शन, हालांकि समग्र विकास के सामान्य लक्ष्य पर आधारित है, उनके दृष्टिकोण और अंतर्निहित सिद्धांतों में भिन्नता है। गांधी की नई तालीम शारीरिक श्रम और सामाजिक जिम्मेदारी के महत्व को रेखांकित करती है, जबकि टैगोर की विश्व भारती रचनात्मकता और व्यक्तित्व का जश्न मनाती है। हालांकि दोनों दृष्टिकोण समाज में सार्थक योगदान देने में सक्षम पूर्ण व्यक्तियों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता साझा करते हैं। यहाँ प्रस्तुत तुलनात्मक विश्लेषण उन विचारों की समृद्ध टेपेस्ट्री पर प्रकाश डालता है जिन्होंने भारत के शैक्षिक परिदृश्य को आकार दिया है, जो इसके दो महानतम विचारकों की गहन अंतर्दृष्टि से लिया गया है। गांधी जी ने शांतिनिकेतन में रवींद्रनाथ टैगोर के साथ लगभग 1 महीना बिताया।
अपनी घनिष्ठ बातचीत के दौरान उन्होंने भारत में शिक्षा के भविष्य के बारे में समेकित विचार विकसित किए। गांधी जी ने साबरमती में एक आश्रम की स्थापना की, जिसमें बच्चों के लिए एक स्कूल भी शामिल था। उन्होंने एक व्यापक शिक्षा योजना का प्रस्ताव रखा। नवजात शिशुओं के माता-पिता सहित पूरे समुदाय के लिए वयस्क शिक्षा, 2 से 7 वर्ष की आयु के लिए प्री बेसिक स्कूली शिक्षा, 7 से 14 वर्ष की आयु के लिए बुनियादी स्कूली शिक्षा, 14 से 18 वर्ष की आयु के लिए पोस्ट बेसिक शिक्षा, विश्वविद्यालय और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान शिक्षा। दैनिक कार्यक्रम में सुबह की प्रार्थना, परिसर की सफाई, उत्पादक कार्य जैसे कताई, बुनाई और खेती, भोजन की तैयारी और दिन के काम से संबंधित अध्ययन शामिल थे। छात्रों को संगीत और कला का प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए कार्य करने से पहले और बाद में सोचना सिखाया गया। शिक्षा ने रंगमंच और प्रबंधन पर जोर दिया। दोपहर की गतिविधियों में विश्वव्यापी शाम की प्रार्थना से पहले खेल शामिल थे। नई तालीम प्रणाली में पाठ्यपुस्तकों के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन छात्रों को पुस्तकालय का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। देश भर में नई तालीम स्कूल स्थापित करने के बावजूद वे संस्थागत रूप से सफल नहीं हुए, क्योंकि उन्हें ग्रामीणों के लिए माना जाता था और उन्हें राजनीतिक अभिजात वर्ग के समर्थन की कमी थी। हालांकि गांधी के शैक्षिक विचार बुद्धिजीवियों और मानवतावादियों को प्रेरित करते रहते हैं। बॉक्स 3.4 गांधी जी के प्रमुख कार्य। आत्मकथा, सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी, 1963। नवजीवन पब्लिशिंग हाउस द्वारा अहमदाबाद में प्रकाशित। बुनियादी शिक्षा, 1951। नवजीवन पब्लिशिंग हाउस द्वारा अहमदाबाद में प्रकाशित। जीवन के लिए शिक्षा, 1937। राजमुंदरी में हिंदुस्तान पब्लिशिंग कंपनी द्वारा प्रकाशित। 3.4 श्री अरबिंदो, 1872 से 1950। श्री अरबिंदो का जन्म कोलकाता में डॉक्टर के.डी. घोष के घर हुआ था, जिनके पास पश्चिम से मेडिकल की डिग्री थी और उन्होंने पश्चिमी जीवन शैली अपनाई थी। श्री अरबिंदो की मां स्वर्णलता देवी राजनारायण बोस की बेटी थी, जिन्हें भारतीय राष्ट्रवाद के पितामह के रूप में जाना जाता था। हालांकि श्री अरबिंदो के प्रारंभिक वर्ष पश्चिमी मूल्यों से अधिक प्रभावित थे, क्योंकि उन्हें 5 साल की उम्र में दार्जिलिंग के एक स्कूल में भेजा गया था, जो यूरोपीय बच्चों को पश्चिमी शैली की शिक्षा प्रदान करने के लिए जाना जाता था। 2 साल के बाद वह और उसका भाई इंग्लैंड चले गए और एक लैटिन विद्वान की देखरेख में मैनचेस्टर में रहने लगे। 1890 में श्री अरबिंदो ने परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश किया, लेकिन बाद में उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। भारत लौटकर वे वडोदरा के महाराजा कॉलेज में अंग्रेजी और फ्रेंच के प्रोफेसर बन गए। इसने प्राचीन ज्ञान में उनकी गहरी खोज की शुरुआत को चिन्हित किया, जहां उन्होंने संस्कृत और बंगाली भाषाओं में महारत हासिल की। 1910 में वह खुद को पूरी तरह से योग और आध्यात्मिकता के लिए समर्पित करने के लक्ष्य के साथ पांडिचेरी चले गए। 40 वर्षों में उन्होंने आध्यात्मिक अभ्यास की एक पद्धति विकसित की, जिसे इंटीग्रल योग के नाम से जाना जाता है। 1926 में उन्होंने अपनी पत्नी, जिन्हें मदर के नाम से जाना जाता है, के सहयोग से श्री अरबिंदो आश्रम की स्थापना की। श्री अरविंद के अनुसार कोई भी शिक्षा प्रणाली मानव मन को समझने पर आधारित होनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि कलाकार जिस निष्क्रिय सामग्री के साथ काम करते हैं, उसके विपरीत शिक्षकों और शिक्षाविदों की सामग्री अत्यधिक संवेदनशील होती है। यूरोपीय शिक्षा प्रणाली का मुख्य दोष मनोविज्ञान के बारे में ज्ञान की कमी है। शिक्षा को सार्थक बनाने के लिए
ज्ञान के साधनों को समझने और एक प्राकृतिक, आसान और प्रभावी शिक्षण प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है। शिक्षकों को स्वयं को सहायक और मार्गदर्शक के रूप में देखना चाहिए, न कि केवल ज्ञान प्रदान करने वाले प्रशिक्षक के रूप में। एक शिक्षक की सबसे अच्छी भूमिका बच्चों को स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुझाव देना और प्रोत्साहित करना है। छोटे बच्चों को बड़े बच्चों की तुलना में अधिक सहायता और मार्गदर्शन की आवश्यकता हो सकती है। बच्चों को अपने गुण, सद्गुण, क्षमताएं और करियर पथ चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन पर विचार थोपना गलत है। शिक्षा का ध्यान बच्चों की प्राकृतिक क्षमताओं को सामने लाने और उन्हें नेक उद्देश्यों के लिए निखारने पर केंद्रित होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों को अपने परिवेश से परिचित होना चाहिए, जिसमें प्राकृतिक और भौतिक वातावरण, ध्वनियाँ, आदतें, रीति रिवाज और राष्ट्रीयता शामिल है। लक्ष्य मुक्त और प्राकृतिक विकास को बढ़ावा देना है, क्योंकि ये वास्तविक विकास के लिए आवश्यक है। श्री अरबिंदो ने शिक्षा के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण का सुझाव दिया, जिसमें किसी विषय के विभिन्न पहलुओं की गहन समझ पर जोर दिया गया। यह आधुनिक प्रणाली से भिन्न है, जहां बच्चे किसी भी विषय में महारत हासिल किए बिना कई विषयों के टुकड़े सीखते हैं। उन्होंने कम विषयों को गहराई से पढ़ाने की पुरानी पद्धति की वकालत की। उनका मानना था कि इससे वास्तविक संस्कृति का निर्माण होता है। श्री अरबिंदो शिक्षा के प्राथमिक माध्यम के रूप में मातृभाषा के उपयोग के पक्षधर थे। बच्चों को वर्तनी और पढ़ने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सबसे पहले दिलचस्प साहित्य के माध्यम से अपनी भाषा में पारंगत होना चाहिए। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानसिक क्षमताओं और नैतिक चरित्र के विकास पर केंद्रित होना चाहिए। यह मूलभूत चरण कला, इतिहास, दर्शन और विज्ञान के अध्ययन और सराहना के लिए आधार तैयार करता है। सार्वभौमिक शिक्षा का प्रयास अक्सर शिक्षा के सार को ही नजरअंदाज कर देता है। चुनौतियां तब पैदा होती हैं जब भारतीय उपमहाद्वीप में एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली पर जोर दिया जाता है, जो एशियाई और यूरोपीय चेतना और राजनीतिक अधीनता के टकराव से चिन्हित होती है। शिक्षा पर यह विदेशी नियंत्रण राष्ट्रीय शिक्षा के आह्वान को जटिल बनाता है और शिक्षा की मूलभूत अवधारणाओं के स्पष्ट होने तक भ्रम पैदा करता है। शिक्षा व्यवस्था की केवल इसलिए आलोचना करना कि यह अंग्रेजों से प्रभावित है, उचित नहीं है। इसके बजाय हमें एक वैकल्पिक दृष्टिकोण की पहचान करनी चाहिए। केवल एक स्वदेशी प्राधिकरण को नियंत्रण हस्तांतरित करना, जो केवल भाषा और पाठ्यक्रम को बदल सकता है, वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के लिए अपर्याप्त है। हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली स्थापित करनी चाहिए जो लोगों की आवश्यकताओं, संस्कृति और स्वभाव के अनुरूप हो। इसका मतलब प्राचीन प्रथाओं की ओर लौटना या आंख बंद करके पश्चिमी तरीकों को अपनाना नहीं है। श्री अरबिंदो 1920 से 21 के अनुसार ध्यान शिक्षा की भावना और जीवंतता पर होना चाहिए, न कि आधुनिकता और पुरातनता के बीच चयन पर। असली दुविधा एक आयातित सभ्यता को अपनाने और भारतीय मन और प्रकृति की व्यापक क्षमता को उजागर करने के बीच है। यह वर्तमान या अतीत को चुनने के बारे में नहीं है, बल्कि एक आशाजनक भविष्य की राह पर चलने के बारे में है। यह 5वीं शताब्दी की ओर वापसी नहीं है, बल्कि आगे की शताब्दियों की ओर एक कदम है। यह पीछे की ओर नहीं जा रहा है, बल्कि वर्तमान कृत्रिम झूठ को तोड़कर भारत की अधिक सहज क्षमता की ओर आगे बढ़ रहा है। भारत की आत्मा और शक्ति यही मांग करती है। राष्ट्रीय शिक्षा का मुख्य लक्ष्य मानव मन की क्षमताओं को मजबूत करना और ज्ञान, चरित्र और संस्कृति का उपयोग करने की इच्छा जागृत करना है। श्री अरबिंदो इसे विज्ञान सीखने के एक सरल उदाहरण से समझाते हैं।
केवल अनुशासन में दक्षता हासिल करना और सारा ज्ञान अपनी उंगलियों पर रखना पर्याप्त नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि आप क्या सीखते हैं, बल्कि यह है कि आप उस ज्ञान के साथ क्या करते हैं, आप इसका उपयोग कैसे करते हैं और किस उद्देश्य के लिए करते हैं। श्री अरबिंदो के अनुसार भारतीय संस्कृति के मूल से जुड़ने का एक तरीका प्राकृतिक और प्रेरक साधनों के माध्यम से संस्कृत या किसी स्वदेशी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना है। यह संबंध हमें अपने जीवित अतीत और हमारे भविष्य की अभी तक निर्मित न होने वाली शक्ति के बीच अंतर को पाटने की अनुमति देता है। यह हमें अन्य देशों के जीवन, विचारों और संस्कृति को समझने और उनके साथ सार्थक रूप से जुड़ने के लिए अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषाओं को सीखने और उनका उपयोग करने के तरीके के बारे में भी मार्गदर्शन करता है। यह बदले में हमारे और हमारे आसपास की दुनिया के बीच सही संबंध स्थापित करने में मदद करता है। यही राष्ट्रीय शिक्षा का सार है। बॉक्स 3.5 श्री अरबिंदो के प्रमुख कार्य। द लाइफ डिवाइन 1939 कलकत्ता आर्य पब्लिशिंग हाउस। द सिंथेसिस ऑफ योगा 1955 पांडिचेरी श्री अरबिंदो। मानव चक्र 1949 पांडिचेरी श्री अरबिंदो आश्रम। 3.5 जिद्दू कृष्णमूर्ति 1895 से 1986। जिद्दू कृष्णमूर्ति का जन्म आंध्र प्रदेश के छोटे से शहर मदनपल्ली में मध्यमवर्गीय तेलुगु ब्राह्मण माता पिता के यहाँ हुआ था। उनके पिता 1881 में थियोसोफिकल सोसाइटी में शामिल हुए और 1901 में परिवार सोसाइटी के मुख्यालय अड्यार में चला गया। 14 वर्ष की आयु में एनी बेसेंट और C.W. लीडबीटर ने कृष्णमूर्ति को विश्व शिक्षक बनने की क्षमता वाले व्यक्ति के रूप में पहचाना। उन्होंने उन्हें पश्चिम में ईसा मसीह और पूर्व में बुद्ध का माध्यम घोषित किया, जिससे मानव जाति को मुक्ति मिली। श्रीमती बेसेंट ने कृष्णमूर्ति को गोद लिया और उन्हें इंग्लैंड ले गई, जहां उन्होंने उन्हें शिक्षित किया, वैश्विक समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए तैयार किया। 1911 में श्रीमती बेसेंट ने उन्हें अपने धार्मिक संगठन द ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट का प्रमुख घोषित किया। 1911 से 1929 तक कृष्णमूर्ति ने एक संगठन के माध्यम से लोगों को एक विशेष मार्ग पर चलने के लिए मजबूर करने की आवश्यकता पर सवाल उठाया। 1929 में उन्होंने द ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट को भंग कर दिया। उनका दृढ़ विश्वास था कि पूर्व निर्धारित मार्ग से सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता है। उन्होंने जाति, धर्म, संप्रदाय और लोगों को बांधने वाली हर चीज की बाधाओं से मुक्त होने के लिए मानवता की वकालत की। उनकी प्राथमिक चिंता मनुष्य को बिना शर्त मुक्त करना था। कृष्णमूर्ति ने सत्य, दोहक और स्वतंत्रता की प्रकृति पर भाषण देते हुए दुनिया भर की यात्रा की। शिक्षा एक ऐसा विषय था जिस पर उन्होंने व्यापक रूप से चर्चा की, जिसके चलते उन्होंने 1928 में आंध्र प्रदेश में ऋषि वैली एजुकेशन सेंटर की स्थापना की। कृष्णमूर्ति का मानना था कि शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना, परीक्षा पास करना और नौकरी पाना नहीं है। आजकल शिक्षा लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभावों में फंसाकर समाज और संस्कृति के अनुरूप बनाती है। कई लोग मानते हैं कि लोगों की समस्याओं का समाधान उन्हें शिक्षा देना, उन्हें पढ़ना लिखना सिखाना है। लेकिन कृष्णमूर्ति का मानना था कि एक परिप्रेक्ष्य विकसित करना अधिक महत्वपूर्ण है। किताब में शब्दों से परे जाकर उनमें क्या है, उसे समझना और उसकी सराहना करना और यह पता लगाना कि किताबें जो कहती है वह सच है या गलत। 1963 में उन्होंने लिखा, जब आप सड़क पर निकलते हैं तो आप गरीब आदमी और अमीर आदमी को देखते हैं, और जब आप चारों ओर देखते हैं
तो आप दुनिया भर के सभी तथाकथित शिक्षित लोगों को देखते हैं। उनके पास उपाधियां, डिग्रियां, टोपी है और गाउन, वे डॉक्टर और वैज्ञानिक हैं, और फिर भी उन्होंने ऐसी दुनिया नहीं बनाई है जिसमें मनुष्य खुशी से रह सके। तो आधुनिक शिक्षा विफल हो गई है ना? और यदि आप उसी पुराने तरीके से शिक्षित होने से संतुष्ट हैं, तो आप करेंगे जीवन में एक और भीषण गड़बड़ी करो। कृष्णमूर्ति इस बात से सहमत थे कि पढ़ने लिखने में सक्षम होना और इंजीनियरिंग जैसे पेशे को सीखना आवश्यक है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन क्षेत्रों में मात्र योग्यता जीवन की क्षमता का निर्माण नहीं कर सकती। कोई व्यक्ति जो वास्तव में शिक्षित है, वह गणित, भूगोल और इतिहास जैसे विषयों में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकता है। हालांकि वे समाज के साथ पूरी तरह से जुड़ने का विकल्प नहीं चुन सकते क्योंकि इसे भ्रष्ट, अनैतिक, हिंसक और लालची माना जाता है। यहाँ मुख्य फोकस एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करना है जो मन में नकारात्मक प्रभावों और सभ्यता की क्रूरता का विरोध करने की क्षमता पैदा करे। इसके लिए एक नई संस्कृति बनाने की आवश्यकता है जो उपभोक्तावाद और औद्योगिकरण पर केंद्रित न हो बल्कि वास्तविक धार्मिक मूल्यों और एक शिक्षा प्रणाली पर जोर देती हो जो लालच या ईर्ष्या से मुक्त दिमाग का पोषण करती हो। कृष्णमूर्ति 1974-20 के अनुसार सच्ची शिक्षा का परिणाम आंतरिक परिवर्तन और बुद्धि का जागरण होता है। कृष्णमूर्ति बुद्धि को स्पष्ट रूप से, निष्पक्षता से, विवेकपूर्वक और स्वस्थ रूप से सोचने की क्षमता के रूप में परिभाषित करते हैं। यह व्यक्तिगत भावनाओं, राय, पूर्वाग्रह या झुकाव से रहित स्थिति है। स्पष्ट सोच के लिए संवेदनशीलता महत्वपूर्ण है। बुद्धिमत्ता में पृथ्वी, पेड़, आकाश, सूर्यास्त, तारे और आसपास की हर चीज की सुंदरता की सराहना करना शामिल है। जब कोई बच्चा इसका अनुभव करता है, तो उसका विकास समग्र होता है, जिसमें आंतरिक समझ और जो कुछ भी वह करता है, उसमें बाहरी रूप से उत्कृष्टता प्राप्त करने की क्षमता शामिल होती है। कृष्णमूर्ति प्रतिस्पर्धा और प्रतिस्पर्धी भावना की धारणा को खारिज करते हैं, क्योंकि प्रतिस्पर्धा में तुलना करना, मूल्यांकन करना और प्रदर्शन का मूल्यांकन करना शामिल है, जिससे संघर्ष, भय और असहायता पैदा होती है। उनका मानना है कि सच्ची सीख तभी हो सकती है जब दिमाग तुलनाओं की निरर्थकता को समझे और उनमें उलझने से बचे। प्रतिस्पर्धा के बजाय बच्चों में आत्मविश्वास, आत्ममहत्व के बिना पैदा करना महत्वपूर्ण है। स्थापन 2001। कृष्णमूर्ति को भारत के स्कूलों, इंग्लैंड के ब्रुकवुड पार्क और कैलिफोर्निया के ओजाई में ओक ग्रोव स्कूल से जुड़े रहने में गहरी रुचि थी। उन्होंने एक आदर्श विद्यालय के अपने दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए हर 2 सप्ताह में उन्हें एक पत्र लिखने की योजना बनाई। उनके संदेश में इस बात पर जोर दिया गया कि स्कूलों को न केवल अकादमिक उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए बल्कि व्यक्तियों के समग्र विकास का केंद्र भी बनना चाहिए। कृष्णमूर्ति चाहते थे कि स्कूल छात्रों और शिक्षकों का पोषण करें, जिससे उन्हें डर, अधिकार के दबाव और प्रतिस्पर्धा से मुक्त वातावरण में स्वाभाविक रूप से खिलने और अपनी जन्मजात क्षमताओं की खोज करने का मौका मिले। कृष्णमूर्ति की मृत्यु के बाद अतिरिक्त स्कूल स्थापित किए गए, जैसे पुणे के पास सह्याद्री स्कूल, उच्च वर्गीय परिवारों के लिए एक बोर्डिंग स्कूल। 2 अन्य स्कूल मुंबई में बाल आनंद और उत्तर प्रदेश में भागीरथी वैली स्कूल निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को सेवा प्रदान करते थे। कृष्णमूर्ति के शैक्षिक सिद्धांतों ने आंध्र प्रदेश में ऋषि वैली एजुकेशन सेंटर में आकार लिया, जो कृष्णमूर्ति फाउंडेशन इंडिया के तहत शुरू किया गया था।
केंद्र का उद्देश्य एक विशिष्ट शिक्षा प्रदान करना था जो न केवल ज्ञान प्रदान करती थी बल्कि इस बात पर भी जोर देती थी कि ज्ञान प्राप्त करना जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। इसने प्रकृति के प्रति संवेदनशील होने, प्रेम को बढ़ावा देने और उदारता का अभ्यास करने के महत्व पर जोर दिया। इस शैक्षिक दृष्टिकोण में शिक्षकों से अपेक्षा की गई थी कि वे किताबों में शब्दों से परे जाकर बच्चों को उनकी क्षमता का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करें। कृष्णमूर्ति ने इस बात पर जोर दिया कि सत्ता विनाशकारी है और बच्चों के लिए स्वतंत्र रूप से सीखना महत्वपूर्ण है। इस प्रक्रिया को फलदायी माना गया, जिससे ज्ञान प्राप्त हुआ, क्योंकि बच्चों ने सुरक्षा, धन या आनंद के लिए दूसरों के बजाय खुद पर भरोसा करना सीखा। इन जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहने से जब चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं होती तो डर, जलन, क्रोध, ईर्ष्या और हताशा जैसी नकारात्मक भावनाएं पैदा हो सकती हैं। चिंतन और कार्रवाई 3.2। क्या आपको लगता है कि शिक्षा पर कृष्णमूर्ति के विचार आज के समय में व्यावहारिक हैं? अध्ययन केंद्र में अपने सहशिक्षार्थियों के साथ चर्चा करें। शीर्षक: वर्तमान समय में शिक्षा पर कृष्णमूर्ति के विचारों पर चिंतन। परिचय: शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न दर्शनों ने प्रभावी और सार्थक शिक्षा के गठन पर चर्चा को आकार दिया है। ऐसे ही एक प्रभावशाली विचारक है जिद्दू कृष्णमूर्ति, जिनके शिक्षा पर विचारों ने दशकों तक चिंतन और बहस को जन्म दिया है। इग्नू, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के एक छात्र के रूप में, जिसे वर्तमान समय में कृष्णमूर्ति के शैक्षिक दर्शन की व्यावहारिकता की खोज करने का काम सौंपा गया है, इस प्रतिबिंब का उद्देश्य कृष्णमूर्ति के विचारों के मूल सिद्धांतों को समझना, उनकी प्रासंगिकता की जांच करना और उनके साथ बातचीत में शामिल होना है। अध्ययन केंद्र में सहशिक्षार्थी। शिक्षा पर कृष्णमूर्ति के विचार। दार्शनिक, वक्ता और लेखक जिद्दू कृष्णमूर्ति ने शिक्षा के लिए समग्र और परिवर्तनकारी दृष्टिकोण की वकालत की। उनके दर्शन के केंद्र में यह विश्वास था कि शिक्षा को केवल ज्ञान प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए बल्कि एक आत्मजागरूक, बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति के विकास को बढ़ावा देना चाहिए। कृष्णमूर्ति ने पारंपरिक शैक्षिक प्रणालियों को खारिज कर दिया, जिन्हें वे यांत्रिक और अनुरूपवादी मानते थे। उन्होंने सीखने के हमारे तरीके में आमूलचूल परिवर्तन की वकालत की। कृष्णमूर्ति के प्रमुख विचारों में से एक आत्मखोज की अवधारणा थी। उन्होंने तर्क दिया कि सच्ची शिक्षा आत्मसमझ की एक प्रक्रिया है, जहां छात्र अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों का पता लगाते हैं। सामाजिक मानदंडों और बाहरी अधिकारियों के अनुरूप होने के बजाय कृष्णमूर्ति ने छात्रों से सवाल करने, पूछताछ करने और अपनी अनूठी क्षमताओं की खोज करने का आग्रह किया। उनका मानना था कि एक एकीकृत और सामंजस्यपूर्ण व्यक्ति के विकास के लिए यह आत्मखोज आवश्यक है। वर्तमान समय में व्यावहारिकता। वर्तमान समय में कृष्णमूर्ति के विचारों की व्यावहारिकता का आकलन करने के लिए समकालीन शैक्षिक चुनौतियों और सामाजिक आवश्यकताओं के साथ उनके संरेखण का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है। कृष्णमूर्ति के दर्शन का एक पहलू जो वर्तमान संदर्भ से दृढ़ता से मेल खाता है, वह है आलोचनात्मक सोच और प्रश्न पूछने पर उनका जोर। तेजी से तकनीकी प्रगति, वैश्विक अंतर्संबंध और जटिल सामाजिक मुद्दों से चिह्नित युग में गंभीर रूप से सोचने और धारणाओं पर सवाल उठाने की क्षमता पहले से कहीं अधिक मूल्यवान है। इसके अलावा रटकर सीखने और मानकीकृत परीक्षण को कृष्णमूर्ति की अस्वीकृति एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की बढ़ती आलोचना के अनुरूप है जो समझने पर याद रखने को प्राथमिकता देती है। सीखने के लिए अधिक व्यक्तिगत और अनुभवात्मक दृष्टिकोण का आह्वान, जहां छात्र सामग्री के साथ सार्थक तरीके से जुड़ते हैं,
शैक्षिक सुधार पर वर्तमान चर्चाओं के अनुरूप है। हालांकि औपचारिक शिक्षा की मौजूदा संरचनाओं के भीतर कृष्णमूर्ति के विचारों के व्यावहारिक कार्यान्वयन पर विचार करते समय चुनौतियां पैदा होती हैं। आत्मखोज और गैरसत्तावादी सीखने पर जोर मानकीकृत पाठ्यक्रम, कठोर मूल्यांकन विधियों और शैक्षणिक संस्थानों की नौकरशाही प्रकृति से टकरा सकता है। कृष्णमूर्ति के दर्शन को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव और शिक्षा के लक्ष्यों और तरीकों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है। सहशिक्षार्थियों के विचार। अध्ययन केंद्र में सहशिक्षार्थियों के साथ चर्चा में शामिल होने से कृष्णमूर्ति के विचारों पर विविध दृष्टिकोणों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। कुछ लोगों ने आत्मखोज और गैरानुरूपता की अवधारणा के प्रति उत्साह व्यक्त किया, इसे पारंपरिक दृष्टिकोण से एक ताज़ा प्रस्थान के रूप में देखा। उन्होंने आज के छात्रों में रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। हालांकि वर्तमान शिक्षा प्रणाली की बाधाओं के भीतर कृष्णमूर्ति के दर्शन को लागू करने की व्यवहार्यता के बारे में भी चिंताएं व्यक्त की गई। मानकीकृत परीक्षण आवश्यकताओं, सीमित संसाधनों और एक संरचित पाठ्यक्रम की आवश्यकता जैसी व्यावहारिक चुनौतियों को स्वीकार किया गया। कुछ सहशिक्षार्थियों ने तर्क दिया कि हालांकि कृष्णमूर्ति द्वारा प्रस्तावित आदर्श सराहनीय है, वे मुख्यधारा के संस्थानों के बजाय वैकल्पिक शिक्षा सेटिंग्स में अधिक लागू हो सकते हैं। प्रतिक्रिया का औचित्य। प्रतिक्रिया को उचित ठहराने के लिए यह पहचानना आवश्यक है कि कृष्णमूर्ति के विचारों की व्यावहारिकता अधिक लचीले और छात्र केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों की इच्छा और क्षमता पर निर्भर करती है। कृष्णमूर्ति के समय से दुनिया विकसित हुई है और वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी कारकों की जटिल परस्पर क्रिया से आकार लेता है। सकारात्मक पक्ष पर पारंपरिक शैक्षिक मॉडल की सीमाओं की स्वीकार्यता बढ़ रही है। शैक्षिक सुधार, व्यक्तिगत शिक्षा और कक्षाओं में प्रौद्योगिकी के एकीकरण का आह्वान परिवर्तन के लिए तत्परता को दर्शाता है। संपूर्ण व्यक्ति के पोषण पर कृष्णमूर्ति का जोर सूचना के मात्र प्रसारण से आगे जाने की शिक्षा की समकालीन आकांक्षाओं के अनुरूप है। हालांकि औपचारिक शिक्षा की मौजूदा संरचनाओं के साथ कृष्णमूर्ति के दर्शन को समेटने में चुनौतियां बनी हुई है। मानकीकृत परीक्षण संस्कृति, कठोर पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संस्थानों की नौकरशाही प्रकृति कृष्णमूर्ति के आदर्शों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण बाधाएं पैदा करती है। स्थापित मानदंडों का पालन करने और पूर्व निर्धारित सीखने के परिणामों को पूरा करने का दबाव अक्सर कृष्णमूर्ति द्वारा वकालत की गई सहजता और व्यक्तिगत अन्वेषण के लिए बहुत कम जगह छोड़ता है। निष्कर्षतः वर्तमान समय में शिक्षा पर कृष्णमूर्ति के विचारों की खोज से दार्शनिक आदर्शों और व्यावहारिक विचारों के बीच एक जटिल परस्पर क्रिया का पता चलता है। जबकि कृष्णमूर्ति के दर्शन के मूल सिद्धांत जैसे आत्मखोज, गैरानुरूपता और समग्र विकास समकालीन शैक्षिक आकांक्षाओं के साथ प्रतिध्वनित होते हैं, मुख्यधारा के संस्थानों में उनका एकीकरण विकट चुनौतियों का सामना करता है। इग्नू के एक छात्र के रूप में कृष्णमूर्ति के विचारों पर चिंतन में न केवल दार्शनिक के सिद्धांतों की आलोचनात्मक परीक्षा शामिल थी, बल्कि सहशिक्षार्थियों के साथ बातचीत भी शामिल थी। अध्ययन केंद्र के भीतर विविध दृष्टिकोणों ने बहस की बारीकियों पर प्रकाश डाला। कुछ ने कृष्णमूर्ति के विचारों की परिवर्तनकारी क्षमता के बारे में आशावाद व्यक्त किया और अन्य ने कार्यान्वयन की व्यावहारिक चुनौतियों पर जोर दिया। बॉक्स 3.6 जिद्दू कृष्णमूर्ति की महत्वपूर्ण कृतियां। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन इंडिया द्वारा मद्रास में यू आर द वर्ड 1972, गॉलन्स और हार्पर रो द्वारा लंदन में द होलनेस ऑफ लाइफ
1978। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन इंडिया द्वारा मद्रास में लेटर्स टू द स्कूल्स 1981। 3.6 सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1888 से 1975। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्म चेन्नई के पास तिरुत्तानी में हुआ था, ने वेदांत नैतिकता को समझने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने वेदांत नैतिकता और इसकी आध्यात्मिक नींव पर एक शोध प्रबंध लिखा। भारतीय दर्शन में उनकी रुचि तब बढ़ी जब वे मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शनशास्त्र विभाग में शामिल हुए। बाद में वह मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर बन गए। राधाकृष्णन ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में मानसिक और नैतिक विज्ञान के किंग जॉर्ज पंचम अध्यक्ष का पद संभाला और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दार्शनिक कांग्रेस में भारत के प्रतिनिधि के रूप में बात की। उन्हें मैनचेस्टर कॉलेज, ऑक्सफोर्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था और उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पूर्वी धर्म और नैतिकता के स्पाल्डिंग प्रोफेसर और ब्रिटिश अकादमी के फेलो के रूप में कार्य किया। भारत लौटकर उन्होंने विभिन्न भूमिकाएं निभाई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति 1939 से 1948, यूनेस्को में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता 1946 से 1952, यूएसएसआर में भारत के राजदूत 1949 से 1952, भारत के उपराष्ट्रपति 1952 से 1962, यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन के अध्यक्ष 1952 से 1954, दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर 1953 से 1962 और भारत के राष्ट्रपति 1962 से 1967। राधाकृष्णन एक ऐसी शिक्षा प्रणाली में विश्वास करते थे जो बुद्धि दोनों का पोषण करती है और हृदय में अनुग्रह पैदा करती है, जिससे संतुलित व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि छात्रों में बौद्धिक क्षमता, तकनीकी कौशल, भावनात्मक सभ्यता और परिष्कृत उद्देश्य होना चाहिए। समाज में उनका मूल्य केवल बौद्धिक या तकनीकी कौशल पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि एक बड़े उद्देश्य के प्रति समर्पण पर भी आधारित होना चाहिए। लालच, चिंता, पराजयवाद और स्वतंत्र सोच पर बाधाओं से चिह्नित समकालीन युग में राधाकृष्णन ने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने फिल्मों, रेडियो, टेलीविजन और समाचार पत्रों जैसे अभिव्यक्ति के विभिन्न चैनलों से प्रभावित समाज में बौद्धिक अखंडता के खतरे पर प्रकाश डाला। आधुनिक जीवन के हानिकारक प्रभावों का मुकाबला करने के लिए उन्होंने साहित्य, दर्शन और धर्म के अध्ययन की वकालत की। ये अनुशासन ब्रह्मांड के उच्च नियमों की व्याख्या करते हैं और एक दार्शनिक रूपरेखा और जीवन दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। राधाकृष्णन ने व्यक्तियों को मानव जाति के जीवन और नियति से संबंधित क्लासिक्स पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि इन क्लासिक्स का शांत अध्ययन स्वतंत्र प्रतिबिंब को बढ़ावा देता है। दर्शन शास्त्र में महारत हासिल करना और विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षा के स्थानों में ज्ञान प्राप्त करना व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक माना जाता था। 18 जून 1956 को मॉस्को विश्वविद्यालय में एक भाषण में राधाकृष्णन ने इस बात पर जोर दिया कि एक विश्वविद्यालय केवल इमारतों के बारे में नहीं है, यह शिक्षक, छात्र और ज्ञान की उनकी खोज है जो इसके सार को परिभाषित करती है। उनके अनुसार एक विश्वविद्यालय किसी देश के बौद्धिक जीवन का अभयारण्य है और राष्ट्रीय जीवन शक्ति की जड़ें उसके लोगों में निहित होती है। वे राष्ट्रीय जागृति के स्रोत और सामाजिक क्रांतियों के पीछे प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करते हैं। राधाकृष्णन ने मौलिक सिद्धांतों पर बहस और चर्चा के उत्प्रेरक के रूप में शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा से न केवल डॉक्टर और इंजीनियर तैयार होने चाहिए, बल्कि स्वतंत्र सोच वाले व्यक्ति भी पैदा होने चाहिए।
उनका मानना था कि ऐसे शिक्षित व्यक्ति पार्टी लाइनों का आंख मूंद कर पालन करने के बजाय यथास्थिति पर सवाल उठाएंगे। उन्होंने पहल और लोगों की स्वतंत्रता को दबाने के खिलाफ चेतावनी दी और इस बात पर जोर दिया कि यदि बौद्धिक शक्ति कम हो गई तो सभ्यता का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। राधाकृष्णन ने तर्क दिया कि विश्वविद्यालय शिक्षा का ध्यान तकनीकी कौशल से आगे बढ़ना चाहिए। छात्रों को अज्ञानता, अन्याय, उत्पीड़न और भय से लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। उन्होंने धैर्य, आत्मनियंत्रण और संतुलन के माध्यम से जीवन की चुनौतियों से निपटने में तैयारी की कमी को छात्र अनुशासनहीनता के लिए जिम्मेदार ठहराया। इसके अलावा राधाकृष्णन ने विश्वविद्यालयों को साझा चेतना और विवेक वाले वैश्विक समुदाय को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण एजेंटों के रूप में देखा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समझ और शांति को बढ़ावा देने में विश्वविद्यालयों की भूमिका पर प्रकाश डाला। कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक भाषण में उन्होंने दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में एक ऐसा भाईचारा बनाने की बात कही जो जाति, वर्ग, पंथ और राष्ट्रीयता की बाधाओं से परे हो। उनके अनुसार यह बिरादरी कला, साहित्य और विज्ञान में उपलब्धियों को पहचानती है और उनका सम्मान करती है। राधाकृष्णन ने विभिन्न भाषणों के माध्यम से शांति की स्थापना और पुष्टि में विश्वविद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका को लगातार दोहराया। राधाकृष्णन शिक्षण के लिए सर्वोत्तम दिमागों को आकर्षित करने का सुझाव देते हैं, लेकिन कम शिक्षक वेतन अक्सर शिक्षकों को उनकी सेवा को कम आंकने के लिए प्रेरित करते हैं और पाठ्यपुस्तकें लिखने और जांच करने की ओर रुख करते हैं। इसे संबोधित करने के लिए शिक्षण को और अधिक आकर्षक बनाना होगा। उच्च शिक्षा को छात्र संवाद के लिए अपर्याप्त अवसर और समूह गतिविधियों के लिए सीमित प्रावधान जैसे मुद्दों का सामना करना पड़ता है। राधाकृष्णन छात्रों के बीच विचारों के स्वतंत्र और निडर आदान प्रदान की आवश्यकता पर जोर देते हैं। वह अनुशासन और टीम वर्क के लिए छात्रों को राष्ट्रीय कैडेट कोर में शामिल होने की वकालत करते हैं। उन्होंने विकास योजनाओं में युवा शिक्षा पर जोर देने की कमी पर ध्यान दिया और चेतावनी दी कि शिक्षा को प्राथमिकता दिए बिना लोकतंत्र और भविष्य के नेतृत्व को नुकसान हो सकता है। 4 नवंबर 1948 को भारत सरकार ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया। आमतौर पर राधाकृष्णन आयोग के रूप में जाना जाता है। इसका प्राथमिक कार्य उच्च शिक्षा को बढ़ाना था। आयोग छात्रों में मूल्यों को स्थापित करने और रुचि बढ़ाने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। यह स्कूली शिक्षा के 10 से 12 साल बाद छात्रों को पाठ्यक्रम आगे बढ़ाने के लिए व्यावसायिक संस्थान स्थापित करने की सिफारिश करता है। यह व्यापक रूप से सहमत है कि राधाकृष्णन का मानना था कि उच्च शिक्षा, विशेष रूप से भारतीय संदर्भ में, दोहरी भूमिका निभानी चाहिए। सबसे पहले इसे राजनीति, प्रशासन, उद्योग और वाणिज्य में नेता तैयार करने चाहिए। दूसरे, इसे व्यक्तिगत विकास, निडरता और अखंडता को बढ़ावा देना चाहिए। बॉक्स 3.6 में हमें राधाकृष्णन के कुछ प्रमुख कार्य मिलते हैं। द एसेंशियल्स ऑफ साइकोलॉजी 1912 ऑक्सफोर्ड, द यूनिवर्सिटी प्रेस। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ 1927 लंदन, जॉर्ज एलन और अनविन। भारतीय दर्शन 1923 लंदन, एलन और अनविन। निष्कर्ष 3.7 में हम समझते हैं कि भारतीय विचारक शिक्षा के प्रति अपने दृष्टिकोण में दर्शन और व्यावहारिकता का मिश्रण करते हैं। उनका मानना है कि शिक्षा केवल अक्षरों और शब्दों से परे है, यह किसी के अस्तित्व की संपूर्णता को समाहित करता है। वे इस बात पर जोर देते हैं
कि शिक्षा को व्यक्तियों को जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करना चाहिए, आत्मसंवर्धन को बढ़ावा देना चाहिए और अंततः भय और अज्ञान से मुक्ति दिलानी चाहिए, जिसका समापन मुक्ति में होगा। उनके अनुसार शिक्षा जीवन का साधन और अंतिम उद्देश्य दोनों है।